तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के सामने सुपर कमांडो ध्रुव की स्टोरी लेके आया हूँ, जिक्सा। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। इंसान हमेशा से अपने भविष्य की खोज में व्यस्त रहता है, लेकिन अपने बीते हुए वक्त की तरफ मुड़कर भी नहीं देखता। पर जो इंसान अपने अतीत को ढूंढने पर मजबूर हो जाता है, वही समझ सकता है कि अपने भूतकाल की तलाश करना कितना मुश्किल होता है। खास तौर से ऐसा इंसान जिसका अतीत होता तो है, पर उसके बारे में उसने न तो कभी सुना होता है और न देखा। और जैसे सुपर कमांडो ध्रुव, मैं जब से अपने अतीत ढूंढने निकला हूँ तब से तुम मेरे रास्ते में रोड़े अटका रहे हो जिक्सा। मैं तब तक अपने अतीत तक नहीं पहुँच पाऊँगा जब तक मैं यह पहली नहीं सुलझा लेता कि तुम कौन हो। यह रहस्य मेरे अलावा या तो मेरे कुछ चुनिंदा विश्वसनीय आदमी जानते हैं, या फिर ऊपर वाला। कुछ ही पलों में तुम ऊपर ही पहुंच जाओगे, फिर खुद ही ऊपर वाले से जान लेना इस पहेली का हल कि कौन है जिक्सा। यह एक युद्ध था जिसका रण क्षेत्र था फ्रांस। कुछ पता चला वेरा कि जिक्सा ने रिसर्च सेंटर पर किस चीज़ के लिए हमला किया था, क्या ले गया वह वहाँ से, कुछ पता नहीं चला। ध्रुव सिर्फ इतना पता है कि जिक्सा वहाँ से एक खास और गुप्त आविष्कार उड़ा कर ले गया है। उसने उस आविष्कार से संबंधित सारे वैज्ञानिकों को मार डाला है, इसलिए अभी तक हमको कुछ खास जानकारी नहीं मिल पाई है। वैसे दूसरे सूत्रों के जरिए जानकारी जुटाई जा रही है। जानकारी मिल तो जाएगी, पर उसमें कुछ वक्त लगेगा। मैं बड़ी दुविधा में फंस गया हूँ। इतना तो मुझे पता चल गया है कि मेरा अतीत लियोन में है, पर यह जिक्सा बार बार मुझे वहां पहुंचने से रोक रहा है। जिक्सा का जरूर मेरे लियोन पहुंचने से कुछ संबंध है, और ये संबंध जाने बगैर लियोन जाकर भी कुछ हासिल होने वाला नहीं है। काकातुआ शायद ऐसा कुछ जानता हो जिससे तुमको मदद मिल सके। काकातुआ कुछ बोल नहीं पा रहा है। वेरा शायद अपने मालिक पर हुए हिंसक हमले के सदमे के कारण यह अपनी आवाज़ खो चुका है। पालतू पशु पक्षियों में ऐसा हो जाना एक सामान्य बात है, पर अब भी यह हमें लियोन की एस्टेट तक जरूर पहुंचा सकता है। फिलहाल जिक्सा लियोन में नहीं, यहीं पेरिस में ही है, पर कहाँ यह किसी को नहीं पता। मैं पता लगा लूँगा। वेरा, जिक्सा एक बड़ा सबूत पीछे छोड़ गया है, अपना ब्लिम्प और उसके उड़ने की दिशा से मुझे इतना तो पता लग ही गया है कि वह पेरिस के उत्तर पूर्व भाग में है, और इतने बड़े ब्लिम्प को वह आसानी से छिपा नहीं सकता। वह या तो उसको हवा निकाल कर छत पर छिपाएगा, और या फिर टुकड़े टुकड़े करके फेंक देगा। और अगर उसने इन दोनों में से एक भी काम किया तो मैं उसकी गर्दन तक पहुंच जाऊंगा। जिक्सा को भी ध्रुव की क्षमताओं का एहसास हो रहा था। तुझ पर भरोसा करके मैंने बहुत बड़ी भूल की थी सात्रे। तू ध्रुव को क्रसर के हाथों मरवा नहीं पाया, उल्टे ध्रुव उसको हराकर रिसर्च सेंटर तक पहुंच गया, और उसने तो लगभग मुझे पकड़ ही लिया था। अगर फ्रांसवा वक्त पर वहां न पहुंच जाता तो मैं फांसी चढ़ने के रास्ते पर चल चुका था। हमने दुश्मन को बहुत कमज़ोर समझा था जिक्सा। सोचा था चींटी की तरह मसल देंगे, पर यह तो डायनासोर निकला। पर अब तुम कुछ नहीं करोगे। अब जिक्सा ध्रुव को समझ गया है, क्योंकि मेरे पास ध्रुव से संबंधित सारी जानकारी आ चुकी है। अब उसका अगला कदम होगा मुझ तक पहुंचना, और मैं उसको खुद ही उस जिक्सा पजल के टुकड़े सप्लाई करूंगा, जिसको सुलझाते सुलझाते वह अपनी मौत तक पहुंच जाएगा। और उस पजल का पहला टुकड़ा होगा यह ब्लिम्प का कतरा हुआ टुकड़ा। और एक बार यह कांटा हमारे सीने से निकल गया तो फिर हमको कोई नहीं रोक पाएगा। फिर हमारी बंधक होगी सारी दुनिया, और हम वसूलेंगे अपनी कीमत। यह कांटा तो निकल ही जाएगा, पर फिर भी मैं कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता। मार्सेल, तुम तुरंत लियोन के लिए रवाना हो जाओ। वहाँ की सारी तैयारी तुम करोगी, और अगर ध्रुव अपनी किस्मत के सहारे हमसे बचकर लियोन तक पहुँच ही गया तो तुमको पता ही है कि तुमको क्या करना है। आई आई नो डार्लिंग, तुम फिक्र मत करो। फिक्र करने की ज़रूरत तो दूसरे लोगों को थी, लगभग 5 खरब इंसानों को, क्योंकि मुसीबत तो उन पर ही टूटने वाली थी। इस बात को जिक्सा और उसके सहयोगियों के अलावा सिर्फ 2 और लोग ही जानते थे, ध्रुव और वेरा। कल सारी रात और आज पूरा दिन न जाने कहाँ कहाँ घूमते रहे ध्रुव, और फिर एकदम से तुम आकर कहते हो कि इस रूप में तुम्हारे साथ चलूं। आखिर हम कहाँ जा रहे हैं? हम जिक्सा के पास जा रहे हैं वेरा, और तुमको मैंने इसलिए साथ चलने को कहा है क्योंकि तुम पेरिस को मुझसे ज़्यादा अच्छी तरह से जानती हो। और
ये रूप इसलिए क्योंकि मैं किसी पुलिस वाले को साथ ले जाना नहीं चाहता। तुमको जिक्सा का पता आखिर चला कैसे? मैं कुछ पशु पक्षियों से बात कर सकता हूँ वेरा। कल सारी रात मैंने उन्हीं को उस ब्लिम्प को ढूंढने के काम पर लगाया था और आज थोड़ी देर पहले मुझे एक चिड़िया ने आकर बताया कि वह ब्लिम्प कहाँ पर है। देखो, वह चिड़िया गाड़ी के आगे उड़कर हमें रास्ता दिखा रही है। तुम तो कमाल के आदमी हो ध्रुव, पर मुझे अब तक यह नहीं पता कि तुम जिक्सा के पीछे पीछे फ्रांस तक कैसे आ गए। तुम्हारे अतीत का ये क्या चक्कर है? वेरा के इस सवाल का ध्रुव जवाब देने ही वाला था कि तभी वेरा खुद ही चीख उठी। अरे, यह चिड़िया तो पोर्ट साइड की तरफ जा रही है। पोर्ट साइड? उसमें ऐसी क्या खास बात है? पोर्ट साइड ऊंची बर्फीली पहाड़ियों से घिरा हुआ इलाका है ध्रुव। वहाँ पर सिवाय स्कीइंग के और कुछ नहीं होता। उम्मीद है कि वहाँ पर हम ठंड के मारे जम नहीं जाएंगे। एक्शन वेरा, एक्शन से हमारे शरीरों में गर्मी बनी रहेगी। वैसे भी हम पर इतना गोला बारूद दागा जाएगा कि ठंड लगने का सवाल ही पैदा नहीं होगा। वह देखो ध्रुव, एक कॉटेज। चिड़िया भी यहीं पर उतर रही है, यानी यही कॉटेज हमारी मंजिल है। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है, कॉटेज तो एकदम सुनसान लग रहा है और तुम गोले बारूद की बात कर रहे थे। या तो अंदर कोई है नहीं और या फिर जिक्सा सतर्क हो गया है। अपने कॉटेज की तरफ आती हुई हमारी कार को उसने देख लिया होगा। यहाँ से हमको पैदल जाना होगा, पैदल जाना पड़ेगा वेरा। आओ। हल्की बर्फ से ढकी चट्टान पर अपने हाथों और पैरों को जगाते हुए वेरा और ध्रुव ऊपर चढ़ने लगे और कुछ ही देर में वे दोनों कॉटेज के पास थे। ये देखो, यही है उस ब्लिम्प का टुकड़ा। यानी हम सही जगह पर पहुंच गए हैं। लेकिन पंछी उड़ चुका है क्योंकि अंदर किसी जिंदा प्राणी के होने का कोई लक्षण नजर नहीं आ रहे हैं। फिर भी यह कोई जाल हो सकता है। मैं चिड़िया को देखने के लिए अंदर भेजता हूँ। लेकिन कुछ ही पलों में चिड़िया कॉटेज का चक्कर लगाकर बाहर आ गई। चिड़िया कह रही है कि कॉटेज के अंदर कोई नहीं है। ओह, यानी हमारा यहाँ तक आना बेकार हो गया। नहीं वेरा, ब्लिम्प के टुकड़े से यह तो साफ हो गया है कि जिक्सा यहीं पर उतरा था। शायद इस कॉटेज के अंदर हमको ऐसा कोई सूत्र मिल सके जो हमको जिक्सा तक पहुँचा सके। आओ कॉटेज की जांच पड़ताल करते हैं। कॉटेज के अंदर सीलन और बदबू के अलावा और कुछ भी नहीं था। यहाँ तो पैरों के निशान भी नहीं मिलेंगे ध्रुव, क्योंकि इस बर्फीले इलाके में धूल होती ही नहीं है। ऊपर देखते हैं, कोई ना कोई चीज़ ऐसी ज़रूर मिलेगी जो जिक्सा से संबंधित हो। ऊपर पहुंचते ही वेरा, यहाँ पर कोई है, चुपचाप पीछे आना। लेकिन कैसे? चिड़िया ने तो बताया था कि अंदर कोई भी नहीं है। उसने शायद ठीक से नहीं देखा होगा। आओ देखते हैं कि यहाँ पर कौन है। वैसे परछाई से तो मुझे आभास हो रहा है कि ये परछाई जिक्सा की है। वेलकम ध्रुव, और तुम्हारा भी स्वागत है इंस्पेक्टर वेरा। बड़ा इंतज़ार करवाया तुमने, लेकिन देर सवेर इंसान अपनी मौत के पास तो आता ही है। मौत तो तेरी मैं हूँ कमीने। तूने ही फ्रांसवा के हाथों मेरे पिता ल्यूबेक का खून करवाया था ना। अब उस खून का जो वजन मेरे दिल पर है उसे तेरा बहता खून ही हल्का कर सकता है। वेरा का शरीर एक घातक सवाटे किक जड़ने के लिए हवा में उछला। जिक्सा किक से बचने के लिए एक सूद भी नहीं सरका। और उसी पल ध्रुव सारा माजरा समझ गया। नहीं वेरा, रुक जाओ। लेकिन क्रोध से सुलगती वेरा की किक जिक्सा की गर्दन से टकरा चुकी थी। कड़ाक की एक आवाज़ के साथ जिक्सा की गर्दन टूटकर हवा में उड़ गई और वेरा की आंखें फैल गई। यह तो पुतला था। हाँ, बेजान पुतला। जैसे मुर्दा बेजान होता है, जैसे अभी 2 सेकंडों में तुम बेजान होने वाली हो, क्योंकि धक्का लगते ही पुतले के अंदर लगा बम फटने वाला है। वेरा, बाहर कूदो। दोनों के शरीर अभी हवा में ही थे कि तभी जिक्सा का पुतला एक कर्णभेदी आवाज़ के साथ फट पड़ा और साथ ही साथ उस जर्जर कॉटेज के भी टुकड़े टुकड़े हो गए। विस्फोट के उस भीषण धक्के ने ध्रुव और वेरा को भी हवा में उछालकर दूर फेंक दिया। लेकिन ऐन समय पर कूद जाने के कारण दोनों को ही कोई शारीरिक क्षति नहीं पहुंची। ओह, जिक्सा को पहले से ही हमारे यहाँ तक पहुंचने की आशंका थी, इसीलिए उसने अपने पुतले में बम और कैसेट रखकर तैयारी कर रखी थी। नहीं वेरा, वह कैसेट नहीं थी। जिक्सा को पहले से यह नहीं पता हो सकता था कि मेरे साथ तुम भी आ रही हो। याद करो, उसने मेरे साथ तुमको भी स्वागतम कहा था। ओह, तो तुम ठीक कह रहे हो। यानी वह टेप नहीं स्पीकर था। पर इसका क्या मतलब हो सकता है? इसका मतलब है कि इस वक्त भी जिक्सा हमको कहीं से देख रहा है और उसको पता है कि हम बच चुके हैं। लेकिन अब वह कुछ नहीं कर सकता ध्रुव, उसका वार तो खाली चला गया।
ध्रुव का ख्याल सही था और वेरा का अंदाजा एकदम गलत। दूर ऊंचाई पर खड़ा जिक्सा दोनों की एक एक हरकत को देख रहा था और उसने एक प्लान फेल हो जाने की सूरत में दूसरा प्लान भी तैयार करके रखा हुआ था। ओह, ध्रुव का दिमाग बहुत तेज है। वह जरूर पहले ही समझ गया होगा कि वह मैं नहीं, मेरा पुतला है। और वहाँ पर पुतला होने का एक ही अर्थ हो सकता है कि उसमें बम रखा हुआ है। यानी आप भी मेरी तरह असफल रहे जिक्सा। जिक्सा कभी असफल नहीं होता सात्रेय। जानता है क्यों? क्योंकि जिक्सा असफलता को भी हारने की तैयारी करके रखता है। तू देखता जा जिक्सा का कमाल। तुम जिक्सा के पुतले पर वार होने से पहले ही समझ गए थे कि वह पुतला है। अंधेरे में भी तुमने यह कैसे समझ लिया ध्रुव? सबसे पहले तो जिक्सा खुद कॉटेज में होने का खतरा कभी मोल नहीं लेता। दूसरे, चिड़िया ने बता ही दिया था कि अंदर कोई नहीं है, यानी कोई जिंदा या मुर्दा प्राणी नहीं है। और तीसरा, तुम्हारे वार से बचने की उसने कोई कोशिश नहीं की। तीनों बातें मिलाकर मैं सच्चाई जान गया। कमाल है, तुम्हारा दिमाग है या बुलेट ट्रेन? अब क्या करना है? फिलहाल तो यहाँ से जितनी जल्दी हो निकलो। जिक्सा के दूसरे हमले का इंतजार करना बुद्धिमानी नहीं है वेरा। लेकिन इससे पहले कि दोनों अपनी कार की तरफ बढ़ पाते, दो तीन धमाके एक साथ हुए। ये क्या? यह जरूर जिक्सा का दूसरा हमला है, लेकिन ऊंचाई पर धमाके करने का क्या फायदा? हमारी मौत वेरा। इन धमाकों की आवाज़ और विस्फोट से बर्फ धसकनी शुरू हो जाएगी और इधर ही बढ़ेगी। ओ माय गॉड, पूरा बर्फ का पहाड़ हमारी ओर गिर रहा है। हम बचकर भाग नहीं पाएंगे। ये लकड़ी का तख्ता जो केबिन के फटने से टूटकर यहाँ पर आ गिरा है हमको बचा सकता है वेरा। मुझे कस कर पकड़ लो। लकड़ी के तख्ते को इसकी की तरह इस्तेमाल करते हुए ध्रुव और वेरा बर्फीली ढलान पर नीचे की तरफ फिसलने लगे और बर्फ की गिरती दीवार तेजी से उनका पीछा करने लगी। देखा जिक्सा का कमाल। अब ध्रुव इससे बचकर दिखाए तो मैं भी उसको मान जाऊंगा। ध्रुव ने मौत को कई बार छकाया था, लेकिन इस बार मौत की रफ्तार कुछ ज़्यादा ही तेज थी। बर्फ हम तक पहुंच चुकी है ध्रुव। कुछ ही पलों में इसके नीचे दबकर हमारी कब्र बन जाएगी। हिम्मत मत हारो वेरा। हर मुसीबत एक ऐसी सुरंग होती है जिससे निकलने का रास्ता भी होता है। इस मुसीबत से निकलने का भी कोई रास्ता मिल गया। वे हाई टेंशन केबल अपने दस्ताने उतार कर मुझे देना वेरा। कुछ ही पलों बाद हाथों में दस्ताने पहने हुए ध्रुव अपनी माइलो स्टील की स्टार लाइनों को हवा में उछाल रहा था। हवा में उड़ती हुई स्टार लाइन हाई टेंशन के केबल के ऊपर से होती हुई वापस ध्रुव के हाथों में आ टिकी। बर्फ हमको दबा रही है ध्रुव। अब चिंता की कोई बात नहीं है वेरा, बस मुझे कस कर पकड़े रहना। अगले ही पल बर्फ की गिरती दीवारें नीचे ही रह गई और ध्रुव और वेरा के शरीर हाई टेंशन केबल को रोपवे की तरह इस्तेमाल करते हुए नीचे की तरफ लहरा गए। वाह ध्रुव वाह, लेकिन तुम्हें मेरे दस्ताने की ज़रूरत क्यों आ पड़ी? मेरी स्टार लाइन में स्टील के तार भी हैं वेरा, और उसके कारण मुझे शौक लग सकता था, लेकिन तुम्हारे चमड़े के दस्तानों के कारण वह खतरा नहीं रहा। यह दृश्य देखकर जिक्सा क्रोध से पागल हो गया। बच गया कमीना, हाई टेंशन केबल पर झूलकर बच गया। उस तरफ तो मेरा ध्यान ही नहीं गया था। कह रहे थे कि जिक्सा असफलता को भी हरा सकता है। हंस मत सातरे, हंस मत। जिक्सा की योजना तो सही थी, बस उसकी किस्मत खराब थी। मैंने ध्रुव पर सारी जानकारी मंगाई। उससे यह अनुमान लगा लिया कि वह मुझे ढूंढने के लिए पशु पक्षियों की मदद लेगा। मैंने उसकी ही मदद के लिए जानबूझकर ब्लिम का टुकड़ा यहाँ कॉटेज के बाहर छोड़ दिया था। फिर सब कुछ वैसे ही हुआ जैसे मैंने सोचा था, पर जरा सी गफलत के कारण ध्रुव बच गया। सचमुच मेरी किस्मत ही खराब रही होगी। अब आपके ख्याल से ध्रुव क्या करेगा जिक्सा? अब वह लियोन के लिए रवाना होगा लुका बेटे, क्योंकि वह समझ चुका होगा कि मैं जान गया हूँ कि वह मुझे ढूंढ रहा है और अब मैं सतर्क हो गया हूँ। अब पेरिस में वह मुझे ढूंढ नहीं सकता। अब वह मुझे और अपने अतीत को लियोन के छोर को पकड़कर ढूंढने की कोशिश करेगा। और सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमको भी अब लियोन जाना है और वहीं जाना है जहाँ पर ध्रुव जा रहा है। लेकिन इस सात्रे का क्या करना है जिक्सा? यह हमारे बारे में काफ़ी कुछ जानता है और अब यह हमारे किसी काम का नहीं रहा। धैर्य रखो लुका, इसके बारे में मैंने पहले ही सोच रखा है। पहले अपने पेरिस वाले हेडक्वार्टर पर चलो।
जिक्सा ने ध्रुव के बारे में गलत अनुमान नहीं लगाया था। जिक्सा के इस हमले से साफ जाहिर है वेरा कि उसको मेरी हरकतों की पूरी जानकारी है। इस हमले के विफल होने के बाद वह और अच्छी तरह से छिप जाएगा। अब यहाँ रहकर उसको ढूंढने की कोशिश करना बेकार है। तो फिर तुम अब क्या करोगे ध्रुव? यहाँ समय बेकार हो रहा है। अब मैं लियोन जाऊँगा, शायद वहाँ से मुझे कुछ और जानकारी मिल सके। अगर ऐसा है तो मुझे पहले घर जाना पड़ेगा और फिर पुलिस स्टेशन, क्योंकि घर जाकर मुझे कपड़े बदलने होंगे और पुलिस स्टेशन जाकर यह पता करना होगा कि जिक्सा ने डिफेंस रिसर्च लैब से क्या उड़ाया है। शायद यह पता चलने से जिक्सा के इरादों का भी पता चल सके और उसके छिपने के स्थान का भी। साथ ही साथ मैं कुछ दिनों की छुट्टी के लिए भी अप्लाई कर दूंगी ताकि तुम्हारे साथ लियोन जाकर तुम्हारी एस्टेट ढूंढने में तुम्हारी मदद कर सकूं। और फिर पेरिस के पुलिस हेडक्वार्टर में। सबसे पहले तो हम आपसे माफ़ी चाहते हैं मिस्टर ध्रुव कि हमने आपके स्वर्गीय पिता रघुवंशी उर्फ श्याम पर हत्या का आरोप लगाया। हमारे भ्रष्ट कमिश्नर फ्रांसवा के मृत्यु पूर्व बयान से यह जाहिर हो गया है कि आपके पिता रघुवंशी को इंस्पेक्टर ल्यूबेक की हत्या की साजिश में फंसाया गया था। यह हम भी जान चुके हैं कि यह साजिश जिक्सा के इशारे पर रचाई गई थी। बस हमको यह पता नहीं चला कि आखिर जिक्सा का आपसे या आपके परिवार से क्या संबंध है। उसने आखिर ऐसा किया ऐसा क्यों किया, और वह भी 25 साल पहले। मैं फ़िलहाल लियोन जा रहा हूँ डिप्टी कमिश्नर साहब, और मुझे उम्मीद है कि वहाँ से आपके सवालों के जवाब लेकर ही वापस आऊँगा। अभी तो आप मुझको यह बताइए कि जिक्सा ने रिसर्च लैब से क्या चुराया है। ये जानकारी तो गुप्त है ध्रुव, लेकिन जिक्सा से तुम्हारे संबंध और तुम्हारे अपराध के खिलाफ अभियान को देखते हुए मैं तुमको बताने में कोई हर्ज नहीं समझता। दरअसल जिक्सा एक ऐसा अपराधी है जो सिर्फ ऐसे आविष्कार और तकनीकों को ही चुराता है जो या तो प्रायोगिक चरण में हो या पूर्णतया की स्थिति में पहुंचने वाला हो। इस बार भी उसने वही किया है, एक ऐसा आविष्कार चुराया है उसने जो लगभग पूरा हो चुका था। उस आविष्कार का नाम है स्क्रैम्बलर। यह कोई हथियार है क्या? हथियार ही समझो। स्क्रैम्बलर एक ऐसा यंत्र है जो टीजी नामक अदृश्य तरंगे छोड़ सकता है। इन तरंगों को किसी भी कंप्यूटर सिस्टम पर फोकस करके दूर से ही उस सिस्टम की प्रोग्रामिंग को बदला जा सकता है। आजकल पूरी दुनिया में तैनात लगभग सारे सुरक्षा सिस्टम जैसे मिसाइल वगैरह कंप्यूटर सिस्टम से ही जुड़े रहते हैं। इस स्क्रैम्बलर के जरिए किसी भी मिसाइल सिस्टम के प्रोग्राम को बदलकर अपने कब्जे में लिया जा सकता है। यूरोप के इस भाग में अमेरिका और ब्रिटेन सहित कई देशों की आणविक मिसाइलें तैनात है। स्क्रैम्बलर के जरिए जिक्सा इन सारी मिसाइलों को प्रोग्रामिंग बदलकर उनमें अपनी प्रोग्रामिंग डाल सकता है और इस तरह मिसाइल को अपने कब्जे में कर सकता है। ओह, तब तो जिक्सा तक पहुंचना अब और भी ज़रूरी हो गया है। बंदर के हाथ में तलवार आ गई है। मुझे इजाज़त दीजिए डीजी साहब। बेस्ट ऑफ लक ध्रुव। कोई काम लायक जानकारी मिले तो हमको भी सूचित करना। जरूर सर। देश वेरा के घर की तरफ वापस जाते हुए ध्रुव के दिमाग में कई नए सवाल उमड़ने लगे थे। हम लियोन कार से ही चलेंगे ध्रुव, कोई 10-12 घंटे का रास्ता है। मैं घर से कुछ कपड़े और कैमरा लेकर तुरंत चल दूंगी। कैमरा क्यों? जिक्सा को कोर्ट तक पहुंचाने के लिए सबूतों की ज़रूरत पड़ेगी ध्रुव, और वे सबूत कैमरा इकट्ठे कर सकता है। जिक्सा ने भी फिर से अपनी चाल चलनी शुरू कर दी थी। यह क्या कह रहे हो? मुझे बांध क्यों रहे हो? हम तुझे ध्रुव को खत्म करने का एक मौका और दे रहे हैं। इस न्यूक्लियर डेसीमेटर से निकलने के बाद तू खुद एक हथियार बन जाएगा। इस तकनीक को मैंने एक अमेरिकी लैब से चुराया था, पर उसका इस्तेमाल तेरे जरिए मैं पहली बार फ्रांस में करूँगा। मशीन में से तीव्र रेडिएशन तरंगें निकलकर सात्रे के शरीर को सुइयां की तरह भेदने लगी और सात्रे की चीखें उस साउंड प्रूफ चैम्बर की दीवारों से टकरा टकरा कर दम तोड़ने लगी। ध्रुव को लियोन तक पहुंचने से रोकने के लिए एक और रुकावट को जन्म हो रहा था, लेकिन ध्रुव पहले ही लियोन के लिए रवाना हो चुका था। इस वक्त ट्रैफिक काफ़ी कम रहता है ध्रुव। शाम होते होते हम लियोन तक पहुंच जाएंगे और तुमको रघुवंशी अंकल का पता बताकर मैं तुमको तुम्हारा अतीत ढूंढने का रास्ता दिखा दूंगी। लेकिन तुम्हारे अतीत का यह चक्कर क्या है? अपना अतीत ढूंढते ढूंढते तुम फ्रांस तक कैसे आ गए? लंबी कहानी है वेरा, लेकिन मैं तुमको संक्षेप में बताता हूँ। ध्रुव के दिमाग में घुमड़ती यादें उसकी जुबान से शब्द बनकर हवा में गूंजने लगी
और ध्रुव के दिमाग में ताज़ा होने लगा वह घटनाक्रम राजनगर में जो एक फ़ोन कॉल से शुरू हुआ था। तुम्हारा बाप श्याम, जिसका असली नाम रघुवंशी था, फ्रांस से भागा हुआ एक हत्यारा था। ध्रुव, पुलिस को आज भी उसकी तलाश है। सच्चाई जानना चाहते हो तो आर्टिफिशियल वाटरफॉल पर पहुंचो। अकेले वाटरफॉल पर ध्रुव की मुलाकात एक नकाबपोश और एक बुल्स आई नाम के हत्यारे से हुई। दोनों ने ही ध्रुव पर हमला किया। बुल्स आई को ध्रुव ने अपने दिमाग से परास्त कर दिया और नकाबपोश को उस गुरिल्ले से टकराना पड़ा जो न जाने कहां से वाटरफॉल पर ध्रुव की मदद के लिए आ गया था। ध्रुव ने मदद बुलाने के लिए सिग्नल फ्लेयर को हवा में दागा और उसकी रोशनी में ध्रुव को नजर आया ऊपर खड़ा हुआ एक रहस्यमय शख्स। ध्रुव के ऊपर पहुंचने तक वह गायब हो चुका था और ध्रुव के नीचे उतर कर आने तक नकाबपोश और बुल्स आई दोनों ही भाग चुके थे और वहां पर रह गया था सिर्फ एक बेहोश गोरिल्ला। ओह, नकाबपोश ने गोरिल्ले को हरा दिया। अद्भुत शक्ति रही होगी उस नकाबपोश में। गुरिल्ले को ध्रुव ने सिविल हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया और कमांडो हेडक्वार्टर पहुंचकर करीम से रघुवंशी के नाम के अपराधी की तलाश करने को कहा। जल्दी ही इंटरपोल की फाइलों से जानकारी मिल गई। उस फाइल में रघुवंशी और श्याम के फिंगर और डेंटल प्रिंट भी थे। समस्या थी तो ये कि उन निशानों को मिलान कैसे करें, और इस समस्या के हल का रास्ता दिखाया वैशाली नाम की रिपोर्टर ने। जुपिटर सर्कस पर आर्टिकल लिखते लिखते उसके हाथ श्याम के डेंटल प्रिंट लग गए थे। मिलान करने पर पता चला कि वे दोनों निशान एक ही आदमी के थे, यानी श्याम और रघुवंशी एक ही आदमी थे। ध्रुव को नकाबपोश की बातों में सच्चाई नजर आने लगी। लेकिन ध्रुव को इस खबर पर ज़्यादा सोचने का वक्त नहीं मिला, क्योंकि उसी वक्त मिली उसे एक और खबर। हाँ इंस्पेक्टर खत्री, हॉस्पिटल से बोल रहे हैं आप? हाँ, उस गुरिल्ले के शरीर पर एक निशान है, गोले में बना। मैं अभी बताता हूँ। यह निशान तो जुपिटर सर्कस के जानवरों पर लगा होता था, यानी वह गोरिल्ला जुपिटर सर्कस का है। अस्पताल में ध्रुव की मुठभेड़ हुई एक और हत्यारे बियर्ड से, जिसकी दाढ़ी पर जहरीले डंक वाली मक्खियां चिपकी हुई थी। ध्रुव ने इस मुसीबत से भी निपटने का रास्ता खोज लिया और वहीं पर स्टोर रूम में ध्रुव को मिला एक और आश्चर्य। ध्रुव की मुलाकात उसी हेड कोटधारी से हुई जिसको ध्रुव ने वाटरफॉल पर देखा था, और वह था आप जुपिटर सर्कस वाले अंकल जैकब हैं, सर्कस के मालिक। हाँ ध्रुव, पर आप सर्कस में लगी आंख से बचे कैसे, और अब तक आप मुझसे मिले क्यों नहीं? जवाब में ध्रुव को सुनने को मिली वह कहानी जिसने कुछ रहस्यों के पर्दे को उठा दिया। मुझे गोरिल्ला किंग कॉन्ग ने बचाया था ध्रुव। मैं बेहोश हो चुका था। उसने मुझे एक नाव में डाला और समुद्र में ले गया। काकातुआ तोता भी उड़कर नाव में ही आ गया था। उसने मॉरिशस जा रहे एक जहाज को ढूंढ निकाला। मॉरिशस ही मेरा घर है। होश में आने पर मैंने अपने भाई को सूचना भेजी और मॉरिशस में ही मेरा इलाज होने लगा। स्वस्थ होने में और ताकत वापस आने में मुझे सालों लग गए। मेरे भाई को डर था कि शायद सर्कस में आग मेरी जान लेने को ही लगाई गई है, इसलिए उसने किसी को भी मेरे बचने की खबर नहीं दी। यही कारण है कि मैं तुमसे मिल नहीं सका। मेरे सर्कस का बचा खुचा सामान भी मॉरिशस भेज दिया गया और उसी में मिली मुझे श्याम की वह संदूकची, जो श्याम के पास उस वक्त थी जब वह घायल अवस्था में मुझे फ्रांस के एक शहर लियोन में मिला था, जहां पर उस वक्त मेरा सर्कस चल रहा था। लियोन में पिताजी वहां क्या कर रहे थे? वह फ्रांस में ही रहता था और उसके घायल अवस्था में मिलने के ठीक बाद मैंने एक पुलिस वाले और दो गुंडे को उसको मारने के लिए उसका पीछा करते देखा। उसकी जान खतरे में जानकर मैं उसे अपने सर्कस में छिपाकर भारत ले आया। वह ठीक तो हो गया, लेकिन सिर में गोली का घाव होने के कारण उसकी याददाश्त जाती रही। वह एक कुशल कलाबाज तो बन गया, लेकिन अपनी कहानी मुझे कभी नहीं बता पाया। उसको श्याम नाम भी मैंने ही दिया था। हाँ, तो मैं बता रहा था कि जब मुझे श्याम की संदूकची मिली तो मैंने उसे खोलकर देखा। उसमें श्याम की उसके परिवार के साथ की एक फ़ोटो थी। बैकग्राउंड में एक भव्य बंगला भी था। उसी बंगले के सहारे मैं लियोन पहुंच गया ताकि श्याम के परिवार वालों को ढूंढकर मैं उनको श्याम के बारे में दुखद समाचार सुना सकूं। लेकिन उस एस्टेट को ढूंढकर बस बूढ़े, आगे तो कुछ नहीं बता पाएगा, कभी नहीं। लुका, उसी स्टोर में कोई छुपा हुआ था। जी अंकल जैकब के लिए मौत का फरिश्ता साबित हुआ। लूका अंकल जैकब को खत्म तो नहीं कर पाया, लेकिन वहां से भागने में सफल जरूर हो गया और इस हत्या के प्रयास का इल्जाम आया ध्रुव पर। जैकब के एक नाखून के नीचे मिले त्वचा के एक टुकड़े के डीएनए
टेस्ट से वह साबित हो गया कि वह न तो ध्रुव की त्वचा का टुकड़ा था और न ही जैकब की त्वचा का। लेकिन टेस्ट से यह भी पता चला कि उस त्वचा के टुकड़े का मालिक ध्रुव का नज़दीकी रिश्तेदार था। बाद के घटनाक्रम से यह बात पता चली कि लूका बियर्ड और बुल्स आई के साथ फ्रांस की तरफ रवाना हो चुका था, और यह जानने के बाद ध्रुव को लूका के पीछे पीछे अपना अतीत जानने के लिए फ्रांस आना ही पड़ा। रास्ते में ही उसको रोकने की कोशिश की गई, लेकिन ध्रुव ने उसे विफल कर दिया। पेरिस पहुंचकर ध्रुव वहां के पुलिस कमिश्नर फ्रांसवा से मिला, जिसके नाम ध्रुव के दत्तक पिता राजन मेहरा ने एक चिट्ठी दी थी। लेकिन फ्रांसवा से ध्रुव को पता चला कि श्याम उर्फ रघुवंशी के केस से संबंधित सारी जानकारी किसी के द्वारा मिटाई जा चुकी थी। ध्रुव के सामने अपने अतीत को ढूंढने के रास्ते बंद होते जा रहे थे कि तभी उसको होटल में एक मैसेज मिला, अगर तुम रघुवंशी के बारे में जानना चाहते हो तो रॉन्डेवू डेन कैवियर स्ट्रीट पर आकर क्रैशर से मिलो। ध्रुव क्रशर से मिलने पहुंचा, लेकिन क्रशर ने कुछ भी बताने की कीमत मांगी, और वह कीमत थी क्रशर को हराना। ध्रुव समझ गया कि उसको मौत के घाट उतारने की चाल थी, फिर भी उसने चुनौती को कबूल कर लिया। क्रशर को तो ध्रुव ने हरा दिया, लेकिन एक दूसरे आदमी ने ध्रुव पर एक साथ कई फाइटर से हमला कर दिया, और यहाँ पर ध्रुव को मदद मिली एक रहस्यमय मददगार से। उस लड़की की मदद से ध्रुव सबको हराने में कामयाब हो गया, लेकिन जल्दी ही यह साफ हो गया कि वह मददगार नहीं थी। मैंने तुमको सिर्फ इसलिए बचाया है ताकि मैं तुमको अपने हाथों से मार सकूं, क्योंकि तुम्हारा बाप मेरे पिता का कातिल था। ओह, यानी मेरे पिता पर जिसकी हत्या का आरोप है यह उसकी बेटी है। दोनों में न जाने कब तक लड़ाई चलती, लेकिन एक पेजर मैसेज ने उस लड़की को कहीं और जाने पर मजबूर कर दिया। ध्रुव ने उसका पीछा किया, और उस रहस्यमय लड़की का पीछा ध्रुव को एक ऐसे घटना स्थल पर ले गया जहां पर डिफेंस रिसर्च लैब में जिक्सा द्वारा हमला किया गया था। ध्रुव की तेज नज़रों ने एक सिगारनुमा गुब्बारे को घटनाक्रम से जाते देखा। ध्रुव समझ गया कि जिक्सा इसी में है। उसने गुब्बारे का पीछा किया। वह गुब्बारा एफिल टावर पर जाकर टिक गया, और वहां ध्रुव की मुलाकात हुई जिक्सा से। घमासान लड़ाई के बाद ध्रुव ने जिक्सा को पकड़ लिया, लेकिन उसी वक्त घटना स्थल पर आ गया फ्रांसवा। मैं ही वह पुलिस वाला हूँ ध्रुव, जिसको जैकब ने गुंडों से बात करते सुना था। मैंने और जिक्सा ने ही उस पुलिस वाले की हत्या करके रघुवंशी को फंसाया था। अब तुझे भी तेरे बाप के पास ही भेज दूंगा। लेकिन फ्रांसवा ऐसा कर नहीं सका, क्योंकि वह रहस्यमय लड़की वहां घटना स्थल पर पहुंच गई थी। मैं इंस्पेक्टर वेरा हूं कमिश्नर, और मेरे पुलिस बैंड ट्रांसमीटर के जरिए तुम्हारा बयान हर पुलिस चौकी और हर पुलिस कार में सुना जा चुका है। जिक्सा तो भाग चुका था, पर कमिश्नर फ्रांसवा अपनी नियति से बचकर भाग नहीं सका। उसने ध्रुव को मारने की कोशिश की, लेकिन ऐन वक्त पर काकातुआ तोते ने वहां पहुंचकर उसको ही मौत की नींद सुला दिया। ये कहानी मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ, नहीं तो बहुत लंबी हो जाएगी। 3 भागों में लेके आऊँगा, और बहुत जल्द आप लोग के सामने लेके आऊँगा। धन्यवाद।